सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर होगा 99 नंबर पे रखा है भारत को। कौन सा इंडेक्स है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इस बार ये इसका 10वां संस्करण है और इसमें भारत 99 नंबर पर है। और कितने देशों में से? 167 कंट्रीज में से। और भारत को यहाँ पे स्कोर कितना किया? भारत ने 100 में से 67 पॉइंट्स का स्कोर किया है और इसके साथ भारत को 99 रैंक मिली है। पिछले साल भारत इसमें 190 स्थान पे था, 109 पे था। और इस बार की रैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आप कह सकते हो कि भारत पहली बार इस इंडेक्स में टॉप 100 में रहा है। और टॉप पे कौन है? अगर बात करें टॉप 3 कंट्रीज, तो पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे डेनमार्क है। सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में है साउथ सुडान। हमारे पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो नेपाल 85 रैंक है, भूटान 74 है, श्रीलंका 93 है, मालदीव्स 53 है, बांग्लादेश 114 है, पाकिस्तान 140 है और चाइना 49 नंबर पर है। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है? ये इंडेक्स बताता है, आपको पता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य 17 है और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक। तो अभी कितने देश इन 17 गोल्स को पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कितनों ने कुछ गोल्स पूरे कर लिए हैं, तो इन्हीं बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो सिंपल सा याद रखना है, रैंकिंग का नाम क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। 10वां एडिशन है। भारत इसमें 99 नंबर पर है, पहली बार टॉप 100 में है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और टॉप पर फिनलैंड है। और अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जब भी रैंकिंग वाला प्रश्न आता है 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूं। कल भी मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। कल हमने कौन सा इंडेक्स पढ़ा था? ग्लोबल पीस इंडेक्स। उसमें भारत की रैंक क्या है? 115 है और टॉप पर आइसलैंड था। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इनके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये जो 17 गोल्स हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये जरूर याद होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार जुड़ रहे हैं उनको शायद याद ना हो। तो इनको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। 10-11 मिनट का वो वीडियो होगा। तो एक बार वो वीडियो देखने से ये सारे चीजें, सारे गोल्स आपको फटाक से याद हो जाएंगे और एग्जाम में जब भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो वो 1 नंबर आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी है। तो सिंपल सा आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना, क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स। वीडियो सबसे पहले ऊपर आपके सामने आ जाएगा और ये सारे गोल्स आपको फटाक से याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, ये भारतीय संसद की एक वित्तीय समिति है जो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय अनुमानों की जांच करती है। ये समिति सुनिश्चित करती है कि सरकार का धन सही तरीके से खर्च हो रहा है और साथ में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो। तो हम कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति को भारतीय संसद की वित्तीय कार्यों में सहयोग करने के उद्देश्य से 1950 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर बनाया गया था। पूछा जा सकता है किसकी सिफारिश पर? तो उस समय जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर। अच्छा, आप बताओ, अभी इस समिति का नया अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही नए बने थे, याद है क्या नाम है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे संजय जायसवाल। याद रखना ये पॉइंट भी। तो इस वर्ष इसकी स्थापना को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इसका राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? मुंबई में, अभी 23 और 24 जून को। और थीम भी है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका। अच्छा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं और ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। अब ये सम्मेलन वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज करवाता हूं। अभी हमने देखा ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दुशानबे, ताजिकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी 81वीं वार्षिक बैठक हुई थी नई दिल्ली में।
22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये हुआ सिंगापुर में। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुआ नई दिल्ली में। और अभी जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था फ्रांस के नीस में हुआ था। इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी की थी फ्रांस और कोस्टा रिका ने। और अगला वाला जो चौथा एडिशन होगा 2028 उसकी मेजबानी चाइना और साउथ कोरिया मिलकर के करेंगे। जलवायु शिखर सम्मेलन अभी बॉन जर्मनी में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन अभी केन्या की कैपिटल नैरोबी में हुआ था। पहली बार ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली बार संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 25 जून को। तो अभी 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों? क्योंकि 25 जून को ही 25 जून 1975 को उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने तीसरा राष्ट्र आपातकाल घोषित किया था। और वर्तमान सरकार का कहना है कि उस समय की सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी की घोषणा की थी और इसी के साथ आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। तो इसी कारण केंद्र सरकार ने इसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इसी बार क्यों 2025 को ही क्यों हम शुरू कर रहे हैं इसे मनाना, क्योंकि वो बात है 1975 की और 2025 में उस बात को पूरे 50 वर्ष हो गए, 50वीं वर्षगांठ है उसकी, इसीलिए 2025 से ही शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उस समय जब ये तीसरी बार आपातकाल लगाया गया था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, तो उस समय भारत के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे। अच्छा, वैसे ये आपातकाल क्यों लगाया था उन्होंने, तो 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी जी जिस रायबरेली सीट से चुनाव जीती थी उसे अमान्य घोषित करते हैं और इंदिरा गांधी अब अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी। और जैसे ही ये घोषणा होती है, जैसे ही ये बात हाईकोर्ट से बाहर निकलती है, तो जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाते हैं और पूरे देश में आंदोलन करते हैं। और इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए 1975 में आपातकाल लगा दिया था और सभी विपक्षी जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में डाल दिया था। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत में आपातकाल का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 352 पार्ट 18 भाग 18 में। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक तो 1962 में लगा था जब चीन ने हम पर हमला कर दिया था, 1971 में लगा था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और तीसरी बार ये 1975 में आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए। तो याद रखना ये दिवस क्या है, पहली बार मना रहे हैं हम संविधान हत्या दिवस 25 जून को। एक संविधान दिवस भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो 26 नवंबर को होता है। अब दिवस वाला प्रश्न है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी नए दिवस है, जो भी पिछले अभी 2-3 साल में हमने नए दिवस मनाने शुरू किए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे कि देखो, अभी ग्लेशियर दिवस हमने मनाया 21 मार्च को, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, संविधान हत्या दिवस हो गया 25 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस मनाया, 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को। उसके अलावा अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया, 8 मई। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून को, और एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया 4 दिसंबर को। ये बिल्कुल नवीनतम दिवस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम क्या है, तो आंसर होगा EMM नेगेटिव। तो अभी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन ने एक नए ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है और उन्होंने इसका नाम EMM नेगेटिव रखा है और इसे अभी ग्वाडा नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम ग्वाडा नेगेटिव इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली बार जिस महिला में ये पाया गया वो ग्वाडेलोप आइलैंड से थी।
ग्वाडेलोप आइलैंड ये कैरेबियन सी में स्थित आइलैंड है और फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप मिला कैसे? तो 2011 में पेरिस में एक महिला का ब्लड टेस्ट किया गया था। टेस्ट के दौरान साइंटिस्ट को ब्लड में ऐसा एंटीबॉडी मिला जो किसी ब्लड में आज तक नहीं मिला। फिर 2019 में इस एंटीबॉडी को पहचाना गया जो कि एक नया एंटीबॉडी था और इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन ने जून 2025 में इसे नए ब्लड ग्रुप के रूप में मान्यता दी और केवल एक ही महिला का ये ब्लड टाइप है। अब है क्या ये EMM नेगेटिव या जिसे ग्वाडा नेगेटिव बोला गया? तो इस रक्त समूह में, इस ब्लड टाइप में EMM एंटीजन नहीं पाया जाता। EMM एंटीजन ये हर ब्लड के रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और इसका न मिलना बहुत रेयर होता है। बाकी एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन वे पदार्थ, वे सब्सटेंस होता है जो शरीर के अंदर जाते ही हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल हो सकता है। तो अभी तो आप इतना याद रखना जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में। बाकी ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। जैसे कि एक तो पहला पॉइंट ये याद रखो कि 1901 में कार्ल लैनिस्टेनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी और उसी के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। और RH फैक्टर या जिसकी फुल फॉर्म हो गई रिसेस फैक्टर, इसके कारण ही ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। RH फैक्टर एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC की सतह पे पाया जाता है। अगर RBC के ऊपर RH फैक्टर है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, अगर नहीं है तो उसे नेगेटिव कहेंगे। तो इस तरह से टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। मतलब मुख्य रूप से तो 4 ही है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव करके 8 हो जाते हैं। जैसे कि A, अब A पॉजिटिव को हम पॉजिटिव नहीं बोलते, केवल A बोल देते हैं। जैसे कि A हो गया, A नेगेटिव हो गया, B हो गया, B नेगेटिव हो गया, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। और ये 2 पॉइंट से हमेशा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि यूनिवर्सल डोनर ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो O नेगेटिव होता है, मतलब ये हर किसी को दे सकता है लेकिन लेगा केवल O नेगेटिव से ही। और उसी तरह से AB पॉजिटिव ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। तो प्रश्न ऐसे ही आता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है और यूनिवर्सल एक्सेप्ट कौन सा है? तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर इस संस्था की बात करेंगे जिसने अभी ये नए ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है, क्या नाम है इस सोसाइटी का? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ये काम क्या करती है? ब्लड से संबंधित क्षेत्र में रिसर्च और गाइडलाइंस जारी करने का ये काम करती है। इसकी स्थापना होती है 1935 में और मुख्यालय आपको मिलेगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राम माधव। तो बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया और इसे लिखा है राम माधव ने। तो इस बुक में 21st सेंचुरी में दुनिया में बदलाव और उसमें भारत के रोल के बारे में बात की गई है। इस बुक को अभी लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने और लिखा है राम माधव ने। ये आंध्र प्रदेश से हैं, एक इंडियन पॉलिटिशियन है, वे बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। बुक वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। देखो फिर एक बुक ये हमने कई बार पढ़ी और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया भी था, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इसको लिखा अभिजीत बनर्जी ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। हाउ इंडिया स्किल्ड एम्प्टी G20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चटर्जी ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड को अभी लॉन्च किया था अमित शाह ने और इसको संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस बुक का पहला संस्करण लॉन्च किया? कर्मयोगिनी वीरांगना। IM ये बुक है, इसको गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा है, लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। तो ये सभी पुस्तकें भी न्यूज में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य ये कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो अभी मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य ये बन गया है त्रिपुरा। या आप इसे यूं भी कह सकते हो कि क्रम के अनुसार
लद्दाख, मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि अभी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर का दर्जा पाने वाले 2 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहले लद्दाख बना था, फिर मिजोरम, फिर गोवा और अब ये त्रिपुरा बन गया है। कार्यात्मक साक्षरता से क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अगर पढ़ सकता है, लिख सकता है और सरल अंक गणित कर सकता है, मतलब अंकों का उसे ज्ञान है, तो उसे कार्यात्मक साक्षरता हम कहेंगे। और देश में कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 में उल्लास कार्यक्रम, जो कि एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये शुरू किया था। इस योजना के लिए बजट रखा गया है 1037.90 करोड़ रुपीस और इसके लिए समय सीमा कितनी रखी गई है? 2022 से 2027। अब बात यहाँ पे त्रिपुरा की हो रही है, तो लेकर के चलते हैं आपको। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री मणिक शाह, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। यहाँ पे होजगिरी फेस्टिवल मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकबोरोक। खर्ची पूजा फेस्टिवल हो गया, गरिया पूजा फेस्टिवल हो गया, कीर पूजा फेस्टिवल हो गया। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। और मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना यहाँ शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा बना था। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना यहाँ शुरू हुई थी। यात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में और किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये त्रिपुरा से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर कौन बन गए? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि अभी इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगले टेस्ट क्रिकेट में हासिल की है। और उनसे पहले ये उपलब्धि कौन हासिल कर चुके हैं? तो जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में ये कारनामा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना। और आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह। और अभी याद रखना 10वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा इंग्लैंड में। और 2025 में भी 13वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका में। मुख्य रूप से भारत में होगा, श्रीलंका में तो पाकिस्तान वाले मैचेस होंगे। और अभी मेरेलेबॉन क्रिकेट क्लब ने बनी हॉप कैच को बैन कर दिया है। तो बनी हॉप कैच का संबंध किस खेल से है ये याद रखना। ये टर्म कहां पे यूज होती है? तो क्रिकेट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में CONVEX-3 2025 अभ्यास का आयोजन, ये IAEA इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और किस देश ने मिलकर के इसका आयोजन किया? तो आंसर होगा रोमानिया। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया ने मिलकर के ये CONVEX-3 एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो ये एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। अभी 24 और 25 जून को इसका आयोजन किया गया। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है परमाणु आपातकालीन न्यूक्लियर इमरजेंसी की स्थिति से निपटने की तैयारी करना। भारत ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, जिसका उद्देश्य है न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस को प्रमोट करना। स्थापना होती है 1957 में और हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल ग्रोसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। बाकी रोमानिया देश की भी बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल होगी बुचारेस्ट, करेंसी है रोमानियन ल्यू और प्रेसिडेंट है निकोस ऑर्डन। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा क्रिकेट। तो भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का अभी निधन हो गया। वे बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर थे और उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है स्पिन पंच। ठीक है, तो इतने फैक्ट इनके नाम से याद रखना। इनका निधन हो गया। निधन वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूं जिनका इसी साल 2025 में निधन हुआ है, जैसे कि मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से जाने जाते थे। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रैपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। वीर रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था पर वो चलाया नहीं जा सका। कुमुदिनी लाखिया कथक से संबंध था, गुजरात से थी, 2025 में पद्म विभूषण मिला, निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न।
रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे पॉप फ्रांसिस, उनका निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। अभी जो नए बने हैं लियो 14 उनका नाम है, और वैसे एक्चुअल नाम रॉबर्ट है उनका, वो अमेरिका से हैं। इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी हैं। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे 5वें नंबर के। और आप इन्हें जानते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति, और इन्हीं का निधन हो गया। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से थे वो। उसके अलावा आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में मिला पद्मश्री। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में मिला पद्म विभूषण। कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाब नबी शाह का निधन हो गया, उन्हें प्यार से हमले बुलबुल के नाम से जानते थे। मारुति चितमपल्ली, वे एक एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, वे महाराष्ट्र से थे। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जानते थे। 2025 में मिला था पद्मश्री और निधन हो गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो सही उत्तर होगा गोल्ड मेडल जीता। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 64th नंबर का एडिशन हुआ, अभी 24 जून को। कहाँ पर? चेक रिपब्लिक के चेकिया में, जो मेस्टस्की स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता 85.29 मीटर थ्रो के साथ। अच्छा, नीरज चोपड़ा से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी इनको भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट एथलीट प्रदर्शन और राष्ट्र सेवा को मान्यता देते हुए प्रादेशिक सेवा में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। और कुछ दिन पहले पेरिस डायमंड लीग में उन्होंने गोल्ड जीता था 88.16 मीटर थ्रो के साथ, और उससे पहले दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने सिल्वर जीता था। इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर, और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। पद्मश्री उनको मिल चुका है 2022 में, अर्जुन अवार्ड 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, विशिष्ट सेवा पदक 2021 में, परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना रिलेटेड टू नीरज चोपड़ा। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। और बाकी मैं डेली आपको बताता हूँ, इसकी क्विज आपको मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाकर के अच्छे से इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का फायदा ये होता है रिवीजन में रहती है चीजें, एग्जाम टाइम पे फिर आप इनको भूलोगे नहीं। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, जेसीबी पुरस्कार को बंद कर दिया गया, ये किस क्षेत्र में दिया जाता था? साहित्य। ललित उपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, उनका संबंध है हॉकी से। और अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमला किया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए शिव सुब्रमण्यम रमन। उसके अलावा विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2, ये किसके भाषणों का संग्रह है? द्रौपदी मुर्मू। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 115। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया 24 जून को। किस राज्य में नव्या योजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। और सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। और आखिरी प्रश्न था, भारत ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 27। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा टेक मी टू स्पेस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,